जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। आप सभी को यथोचित अभिवादन। आज मैं कार्ल मार्क्स के बारे में संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। सन 1818 से 1883 ईस्वी तक का इनका समय माना जाता है। ये युगांतकारी विचारक कार्ल मार्क्स हैं और साहित्यालोचन से इनका कोई बहुत सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इनके द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन था वह इतना व्यापक था, इतना विस्तृत था कि जीवन के सभी क्षेत्रों पर उसका अनिवार्य प्रभाव पड़ा। जीवन की अभिव्यक्ति का अत्यंत समर्थ माध्यम होने के नाते साहित्य भी स्वतः ही उनकी चिंतन की परिधि में आ गया। मार्क्स अपने युग के दिग्गज विद्वान और मनीषी थे। क्रांतिकारी विचारों के कारण उनकी नियुक्ति किसी विश्वविद्यालय में नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता को अपने जीवन निर्वाह का साधन बनाया। समाजवादी सिद्धांतों के गंभीर और व्यापक अध्ययन के लिए वे पेरिस गए, जो उन दिनों इस विचारधारा का मुख्य केंद्र था। वहाँ मार्क्स ने अपने 2 निबंधों की रचना की और यह प्रतिपादित किया कि समाजवाद के द्वारा ही जर्मनी की समस्याओं का समाधान हो सकता है। पेरिस में ही उनकी भेंट फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई। फ्रांस की प्रसिद्ध क्रांति के दिनों में उन पर शासन की ओर से मुकदमा चला और उन्हें वहां से निर्वासित कर दिया गया। प्रवास के दिनों में उन्हें बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी। अंत में कई स्थानों पर भटकने के बाद वे स्थायी रूप से लंदन में जाकर बस गए और जीवन के अंत तक वहीं रहे। मार्क्स का विश्वविख्यात ग्रंथ है दास कैपिटल, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और उससे प्रेरित समाजवाद की मूल संहिता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद का मूल आधार है वर्ग संघर्ष। इतिहास की भौतिक व्याख्या तथा अतिरिक्त मूल्य जैसे सिद्धांतों का मूल आधार यही वर्ग संघर्ष है। उनकी स्थापनाओं का प्रभाव दर्शन, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, कला आदि सभी विषयों पर पड़ा। आधुनिक साहित्य की सर्जना और विवेचना दोनों ही मार्क्स दर्शन से प्रभावित है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित प्रगतिवादी आंदोलन ने वर्तमान शती के दूसरे चरण में प्रायः विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया था और आनंदवादी मूल्यों के विरुद्ध भौतिक उपयोगितावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा उग्र रूप में होने लगी थी। आज वह प्रभाव उतना आक्रामक तो नहीं रहा, किंतु प्रकारांतर से लोकमंगल की भावना के पुनरुत्थान का श्रेय उसे आज भी प्राप्त है। श्रम चेतना के सामाजिक अस्तित्व से, या चेतना जो होती है वो सामाजिक अस्तित्व से ही निरूपित होती है। श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से यह बात सबसे आसानी से समझी जा सकती है, जो दृष्टि है मार्क्स की, कि समाज में कुछ ऐसे सामान्य कृत्य पैदा हो जाते हैं जिनसे वह मुक्ति नहीं पा सकता। इन कृत्यों को संपन्न करने के लिए जो लोग चुने जाते हैं वे समाज में श्रम विभाजन के अंतर्गत एक नई शाखा की भांति हो जाते हैं। इससे उनके कुछ विशेष हित हो जाते हैं। जो उन्हें पद देने वाले हैं उनके हितों से वे भिन्न भी होते हैं। वे अपने आप को इन लोगों से स्वतंत्र कर लेते हैं और राज्य अस्तित्व में आने लगता है। और इसके पश्चात विकास उसी तरह होता है जैसे द्रव्य व्यापार। नई स्वतंत्र शक्ति यद्यपि उसे मुख्यतः उत्पादन की गति का अनुसरण करना पड़ता है, फिर भी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता के कारण मूलतः उसे दी गई सापेक्षिक स्वतंत्रता के कारण जिसका धीरे धीरे वह और विकास कर लेती है, उत्पादन की स्थितियों और दिशा पर अपना प्रभाव भी डालती है। यह प्रश्न 2 असमान शक्तियों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। एक ओर आर्थिक आंदोलन, दूसरी ओर नई राजनीतिक शक्ति जो अधिकाधिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील रहती है और जो एक बार प्रतिष्ठित हो जाने पर अपनी एक अलग गति प्राप्त कर लेती है। कुल मिलाकर आर्थिक आंदोलन की ही विजय होती है, परंतु उसे राजनीतिक आंदोलन की प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ती है, जिसे वह स्वयं बनाता है और सापेक्षिक स्वतंत्रता से विभूषित करता है। उसे एक ओर राजशक्ति के आंदोलन की प्रतिक्रिया सहनी पड़ती है, तो दूसरी ओर उसके साथ ही जनित विपक्ष की। जिस प्रकार औद्योगिक मंडी का आंदोलन मुख्यतः और जिन उपबंधों का पहले उल्लेख हुआ है उनके सहित द्रव्य मंडी में
परिलक्षित होता है और प्रतीप रूप में होता है, उसी प्रकार अस्तित्व में आए हुए और परस्पर द्वंद्वरत वर्गों का संघर्ष सरकार और विरोध पक्ष के संघर्ष में परिलक्षित होता है, परंतु वह भी प्रतीप रूप में चलता है और अब वह प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप ले लेता है। वह वर्ग संघर्ष न होकर राजनीतिक सिद्धांतों के निमित्त लड़ाई होती है और उसका रूप इतना बदला हुआ होता है कि उसे पहचानने में हजारों वर्ष लग गए हैं। आर्थिक विकास पर राज्य शक्ति की प्रतिक्रिया इन तीनों में से किसी एक तरह की हो सकती है। एक, यह प्रतिक्रिया उसी दिशा में हो तब विकास की गति और बढ़ जाती है। 2, विकास दिशा के विरोध में हो। इस अवस्था में आजकल प्रत्येक बड़े राष्ट्र की राज्य शक्ति देर सबेर छिन्न भिन्न हो जाएगी। तीसरी प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह आर्थिक विकास को कुछ मार्गों से छिन्न करके उसे कुछ और मार्गों पर प्रेरित करे। इस अवस्था को देखते हुए अंततः 2 विकल्प रह जाते हैं, परंतु स्पष्ट है कि दूसरी और तीसरी अवस्था में राजनीतिक शक्ति आर्थिक विकास को भारी क्षति पहुंचा सकती है और अपार शक्ति एवं साधनों का अपव्यय करा सकती है। फिर साधनों के पराभव तथा निर्मम विनाश की भी एक अवस्था है, जिससे कुछ परिस्थितियों में पहले संपूर्ण स्थानीय अथवा राष्ट्रीय आर्थिक विकास का विनाश हो सकता था। अब प्रायः इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है, कम से कम बड़े राष्ट्रों में। अंत में आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक सभी दृष्टियों से विजेता की अपेक्षा पराभूत शक्ति का अधिक लाभ होता है। कुल मिलाकर के अगर जो है कि राजनैतिक हुआ और सामाजिक हुआ, दार्शनिक हुआ, तो उन सब में एक अलग बात होती है, साहित्यिक बात। जैसे ये कहते हैं कि सौंदर्य नियमों के अनुकूल चेतना, रचना एवं सर्जना। वस्तु जगत की जो व्यावहारिक रचना, प्राणीतर प्रकृति को ढालने की क्षमता मानव के अपनी जाति, मानव समाज का चेतन सदस्य होने का प्रमाण है। तात्पर्य यह है कि वह एक ऐसा प्राणी है जो जाति के प्रति वही व्यवहार करता है जो अपने प्रति, और अपने प्रति वही व्यवहार करता है जो जाति के प्रति। निश्चय बात है कि पशु भी रचना करते हैं, वे भी अपने छत्ते, घोंसले, मादे आदि बनाते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, उदबिलाव आदि, परंतु वे अपनी या अपने बच्चों की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त रचना करते हैं। उनकी रचना एक पक्षीय होती है और मनुष्य की सार्वजनीन। वे तात्कालिक दैहिक आवश्यकताओं की प्रेरणा से रचना करते हैं। मनुष्य शारीरिक आवश्यकताओं से निरपेक्ष रहकर रचना करता है, बल्कि वास्तव में इन आवश्यकताओं से मुक्त होने पर ही रचना करता है। वे तो केवल अपनी ही सर्जना करते हैं। मनुष्य समस्त प्रकृति की पुनः रचना करता है और उनकी रचना का संबंध सीधे उनकी काया से होता है। मनुष्य अपनी रचना से निरपेक्ष रहता है। पशु अपनी जाति के प्रमाप एवं आवश्यकता के अनुरूप ही सर्जना करते हैं। मनुष्य प्रत्येक जाति के प्रमाप के अनुकूल रचना कर सकता है और हर जगह वस्तु का निहित प्रमाप दे सकता है। अतः मनुष्य भी सौंदर्य नियमों के अनुसार सर्जना करता है। कला के उद्भव में जो श्रम का योग है, वर्ग संघर्ष की बात ये करते हैं। इनका मूल सिद्धांत वर्ग संघर्ष ही है कि सर्वप्रथम हमारे पूर्वजों ने लंगूर से मनुष्य में संक्रांति के हजारों वर्षों में धीरे धीरे अपने हाथों को जिन कामों का अभ्यस्त किया होगा, वे बहुत आसान रहे होंगे और वे निम्नतम वन्य जन्य भी। क्यों? जिनके संबंध में माना जा सकता है कि वे उल्टे पशुतुल्य की दशा की ओर लौटे और साथ ही शारीरिक विकृतियां भी पैदा हुईं, इन संक्रांतिकालीन प्राणियों से कहीं अच्छे रहे होंगे। मानव के हाथों ने अरण्य को जब चाकू का रूप दिया होगा, उसके पहले एक ऐसा कालखंड गुजरा होगा जिसकी तुलना में ज्ञात ऐतिहासिक युग नगण्य सा प्रतीत होता है। फिर निर्णयात्मक कदम उठाया गया, हाथ स्वतंत्र हो गया, वह भविष्य में अधिकाधिक कौशल और चातुर्य अर्जित करने योग्य हुआ और इस प्रकार जो लचीलापन अर्जित किया गया वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता गया और उसमें वृद्धि होती गई। कुल मिलाकर के समस्त मानवीय एवं प्राकृतिक गुणों का जो रूपांतरण है और परिवर्तन असंभावनाओं का संयोग, यह सब द्रव्य की दैवी शक्ति से संभव हो सकता है। द्रव्य की दैवी शक्ति इस बात में निहित है कि उसमें मानव स्वभाव का व्यक्त, बहिर्गत और संक्रमित रूप परिलक्षित होता है। द्रव्य मानव जाति का प्रत्यक्ष धन है। मानव के रूप में जो कुछ मैं नहीं कर सकता, अर्थात मेरी व्यक्तिगत शक्तियां जो कुछ नहीं कर सकती, वह मैं द्रव्य के द्वारा कर सकता हूँ। तात्पर्य यह कि द्रव्य इन सब शक्तियों को जो कुछ वह नहीं होती सो बना देता है, अर्थात विपरीत बना देता है। यदि मेरी खाने की इच्छा प्रबल हो या मैं पैदल चलने में असमर्थ होने के कारण वाहन का प्रयोग करना चाहता हूँ, तो ये दोनों अर्थात खाना और वाहन द्रव्य से ही उपलब्ध हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्य मेरी इच्छाओं को कल्पना जगत से नीचे उतार सकता है।
वह उन्हें भावित, कल्पित, संकल्पगत अस्तित्व से वास्तविक मूर्त अस्तित्व प्रदान करता है। कल्पना जगत से वस्तु जगत में लाता है, कल्पित के स्थान पर यथार्थ अस्तित्व देता है। कल्पना और यथार्थ के सामंजस्य की इस प्रक्रिया में सच्ची सृजनात्मक शक्ति है द्रव्य। कुल मिलाकर के मार्क्स द्रव्य को महत्व देता है, पूंजी को महत्व देता है। जिनके पास पैसा नहीं उनकी भी मांग होती है, परंतु उनकी मांग कोरी कल्पना जगत है, काहकी है, जिसका मेरे ऊपर, किसी तीसरे व्यक्ति पर, क ख ग पर किसी पर कोई प्रभाव नहीं, उसका अस्तित्व नहीं होता। अतः मेरे लिए वह अवास्तविक और निरुद्देश्य रहती है। द्रव्य पर आधारित कारगर मांग तथा मेरी आवश्यकताओं, वासनाओं, इच्छाओं आदि पर अवलंबित निष्फल मांग में वही अंतर है जो किसी चीज़ के होने और सोचे जाने में, जो मेरे आंतरिक विचारों में तथा मुझसे बाहर मेरे लिए यथार्थ वस्तु के रूप में सत्तावान विचारों में। यदि मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है तो मेरी वैसी कोई आवश्यकता भी नहीं, अर्थात यात्रा करने की कोई यथार्थ क्रियासिद्ध आवश्यकता नहीं। यदि मेरी वृत्ति अध्ययन की है परंतु मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं, तो वस्तुतः अध्ययन की मेरी वृत्ति ही नहीं, अर्थात वह मेरी सच्ची और वास्तविक वृत्ति नहीं। इसके विपरीत यदि यथार्थ में मेरी अध्ययन की वृत्ति नहीं परंतु मेरे पास उसके लिए पैसा और विकल्प है, तो वह मेरी सफल वृत्ति है। पैसा एक बाह्य साधन तथा शक्ति के रूप में, और यह शक्ति मानव से मानव के रूप में या मानव समाज से समाज के रूप में उद्भूत नहीं होती। कल्पना को यथार्थ में तथा यथार्थ को एक विशुद्ध कल्पना में परिणत करने में समर्थ होता है। इसी तरह वह यथार्थ मानवीय एवं प्राकृतिक शक्तियों को नितांत अमूर्त विचारों में अर्थात अपूर्णताओं में, मन को कचोटने वाली कल्पनाओं में बदल सकता है, और दूसरी ओर वह घोर अपूर्णताओं एवं कपोल कल्पनाओं को केवल एक व्यक्ति की कल्पना में विद्यमान असमर्थ शक्तियों को सच्ची शक्तियों तथा क्षमताओं में परिणत कर सकता है। अतः इस परिभाषा के अनुसार पैसा सामान्यतः व्यक्तित्वों में परिवर्तन लाता है। अगर व्यक्तित्व परिवर्तित होता है तो पैसे के कारण ही। वह उन्हें बिल्कुल विपरीत रूप देता है और उनके लक्षणों की जगह नितांत विरोधी लक्षणों की प्रतिष्ठा कर देता है। इस परिवर्तक शक्ति के रूप में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक एवं अन्य प्रकार के लगावों के, जो सारभूत कहे जाते हैं, विरुद्ध भी प्रकट होता है। वह निष्ठा को प्रवंचना में, प्रेम को घृणा में और घृणा को प्रेम में, अच्छाई को बुराई तथा बुराई को अच्छाई में, दासों को स्वामी और स्वामियों को दासों में, मूढ़ता को बुद्धिमत्ता एवं बुद्धिमत्ता को मूढ़ता में परिणत कर देता है। मूल्य की सक्रिय एवं विद्यमान अवधारणा के रूप में द्रव्य चूंकि हर चीज का परिवर्तन और विनिमय कर देता है, अतः वह सब चीजों का सार्वभौम परिवर्तक एवं विनियामक हुआ। यानी वह एक परिवर्तित जगत और समस्त मानवीय एवं प्राकृतिक गुणों का परिवर्तक एवं विनियामक है। जो कोई साहस को खरीद सके वह साहसी है, चाहे वैसे वह भले ही कायर हो। द्रव्य का विनिमय किसी खास चीज, किसी खास किस्म अथवा मानवीय शक्ति से ही नहीं हो सकता, वरन पैसे वाली की दृष्टि में संपूर्ण मानवीय एवं प्रकृत वस्तु जगत से हो सकता है। अतः वह एक लक्षण की जगह दूसरे को प्रतिष्ठापित कर देता है, यहाँ तक कि विरोधी लक्षणों और वस्तुओं को भी वह असंभावनाओं का संयोग करा देता है और वह विरोधी तत्वों को एक दूसरे से गले मिलने पर विवश करता है। यदि आप मनुष्य को मनुष्य और जगत के प्रति उसके संबंधों को मानव संबंध माने तो आप प्रेम से प्रेम और विश्वास से विश्वास का ही विनिमय कर सकते हैं। यदि आप कला का आस्वाद करना चाहें तो आपको कलात्मक दृष्टि से संस्कृत होना चाहिए। यदि आप दूसरों पर प्रभाव डालना चाहें तो आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दूसरों को सफलतापूर्वक प्रोत्साहित और प्रेरित करे। मनुष्य के और प्रकृति के प्रति आपका प्रत्येक संबंध आपकी इच्छा के विषयानुरूप आपके यथार्थ व्यक्तिगत जीवन की निश्चित अभिव्यंजना होना चाहिए। यदि आप प्रेम करते हैं तो दूसरे में अपने प्रति प्रेम भाव नहीं जगा पाते। यदि आपका प्रेम आपके प्रति प्रेम को उद्बुद्ध नहीं करता, यदि प्रेमी के रूप में अपनी बाह्य अभिव्यक्ति के द्वारा आप अपने आप को प्रेम पात्र नहीं बना लेते, तो आपका प्रेम निःशक्त है, भाग्यहीन है। वह ऐसे ही नहीं कहता, वह अपनी बात साहित्यिक दृष्टि से अलग से स्वतंत्र रूप में तो करता नहीं है। ये सारी बातें केवल और केवल मार्क्स की हैं। इतिहास में मध्यवित्त वर्ग का एक अत्यंत क्रांतिकारी योगदान रहा है। जहां भी वश चला है, मध्यवित्त वर्ग ने सामंती, पितृसत्तात्मक तथा ग्राम्य जीवन पर आश्रित संबंधों की इति की है। मानव को अपने निसर्ग प्रवरों से बांधने वाले विविध सामंती बंधनों को उसने बड़ी निर्ममता से तोड़ा है। उसने मानव के बीच नग्न स्वार्थ के अतिरिक्त, भावविहीन नकद अदायगी के अतिरिक्त और कोई संबंध रहने नहीं दिया। उसने धार्मिक भावुषता के अत्यंत स्वर्गिक आह्लाद को, शौर्यपूर्ण उत्साह को, संस्कार शून्य भावुकतावाद को, स्वार्थ प्रेरित सतर्कता के शीतल प्रवाह में डुबा दिया है। उसने व्यक्तिगत महत्ता को विनिमय मूल्य में बदल डाला है और अगणित अजेय विशिष्ट
स्वतंत्रताओं के बदले सत्य असत्य की भावना से निरपेक्ष एकमात्र स्वतंत्रता मुक्त व्यापार की स्थापना की है। संक्षेप में कहा जाए तो उसने धार्मिक एवं राजनीतिक भ्रांतियों से प्रच्छन्न शोषण की जगह नग्न निर्लज्ज प्रत्यक्ष एवं निर्मम शोषण की प्रतिष्ठा की है। मध्य वित्त वर्ग ने परिवार पर पड़ा हुआ भावुकता का